सर एक सवाल, जैसे घोटालों का जिक्र होता है वो चुनावी मुद्दे बनकर रह जाता है, 2G 3G लाख करोड़ हजारों करोड़ के घोटाले, अगर देखें जीरो बहुत बढ़ जाती है, आम आदमी को उम्मीद होती है, चाहे वो हर्षद मेहता कांड हो चाहे कुछ हो, बाद में फुस हो जाते हैं। ये जनता की आवाज उठाने का तरीका है या ये भावना उठाने का तरीका है? नहीं, अब असल में दीर्घकालीन राजनीति के बजाय तात्कालिक लाभ के लिए सेंसेशनल मुद्दे उठाने का दौर चला है। पिछली राजनीति में और मौजूदा राजनीति में आपको क्या फर्क लगता है? आज की राजनीति को आप देख रहे हैं, लेकिन नहीं, ये राजनीति कम, ये व्यवसाय और कॉमर्स ज्यादा है। किसान का बेटा मोटा से सपना देख के दिल्ली तक पहुंचा, दोनों सदनों में पहुंचा, कोई सपना ऐसा लगता है जो आपको लगता था मैं पूरा करूंगा, नहीं कर पाए? नहीं, एक सपना तो ऐसा पालना चाहिए जो पूरा ना हो और उसको पूरा करने की चाह में उम्र गुजर जाए। शेयर नहीं करेंगे। लेकिन एक सवाल, आप आम जनता के नुमाइंदे बन के वहां पहुंचे, आम जनता के साथ धोखा हुआ, उस धोखे में अप्रत्यक्ष रूप से आप भी शामिल रहे। कैसे? नेहरू परिवार के खिलाफ आपने एक बिगुल बजाया, लेकिन उसी परिवार परिपाटी में मुलायम सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी का परिवार, शरद पवार का परिवार, श्री चल जाती है, जो नेता आता श्री चल जाती है, नए नेता आ रहे हैं, ओवैसी वहां भी भाई, एक नई पार्टी आई, खत्म भी हो गई, पीस पार्टी, वहां भी बेटे को उन्होंने बनाया। इस परंपरा के खिलाफ आपकी आवाज कभी नहीं उठती दिखी। आप समाजवादी आंदोलन के सहभागी भी रहे, आंदोलन में जेल भी गए, समाजवादी पार्टी में भी रहे, उसके बाद वहां पर एक नाम आया जो उद्योगपतियों का कॉरपोरेट सेंटर बनता था, मैं नाम भी खुल के लेता हूं, अमर सिंह जी। उसके बाद कन्फ्लिक्ट हुआ, पार्टी आपने छोड़ी, लेकिन फिर वही कॉरपोरेट कल्चर बढ़ता चला गया। आपकी फाइट बढ़ गई या आप कहीं कमजोर हुए? नहीं, अब तो हम एक पराजित योद्धा हैं। सर मेरे दो सवाल हैं, सेकंड लास्ट सवाल मेरा यह है कि आप गाजियाबाद से 3 बार, एक बार सांसद बने, 3 बार चुनाव हारे। गाजियाबाद की जनता ने देखा कम्युनलिज्म के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ अगर कोई आवाज उठती थी वो केसी त्यागी होती थी। आज वो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के साथ हैं। जिस सांसद से आप 3 बार हारे, जनता ने जिसके खिलाफ आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, आज आप उनके साथ हैं। ये आपकी पराजित योद्धा की हार है या जनता की हार? नहीं, हम उनके साथ नहीं है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे उनकी पार्टी की और हमारी सहमति है। लास्ट सवाल मेरा, एक आम किसान का बेटा मोटा गांव से चल के दिल्ली पहुंचा। आम किसान, आम आदमी, आम नागरिक आपसे बहुत उम्मीद करता है, दरियां उठाता है, नारे लगाता है, लेकिन आपकी राजनीति तय करने के लिए अचानक से पीके आ जाता है, कार्यकर्ता पीछे रह जाता है। ये सिस्टम है, वही पीके कभी कांग्रेस को जिताते हैं, कभी बीजेपी को जिताते हैं, कभी आपकी रणनीति बनाते हैं। आम कार्यकर्ता का अपमान क्यों किया जा रहा है? देखिए, पीके कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। पीके राजनीति में जो तकनीशियन तरीके से एंट्री हुई है, सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाने की, उनके एक्सपर्ट हैं। वो दक्ष हैं कि नरेंद्र मोदी ने उनकी क्षमता को महसूस किया, वो दक्ष हैं कि नीतीश कुमार जी ने उनकी क्षमता को महसूस किया, वो दक्ष हैं कि राहुल गांधी और YSR ने उनकी क्षमता को किया, और वो कोई हमारे सर पे नहीं बैठे हैं, हमारे साथ बैठे। कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, जी हां, भारत की अगर कोई ब्यूटी है तो उसमें से एक ये भी है कि एक आम परिवार का इंसान बहुत बड़ी जगह पर पहुंचने का भी ख्वाब देख सकता है। एक चाय वाला अगर पीएम बन सकता है तो एक किसान का बेटा देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचकर वहां का सदस्य बन सकता है। कुछ सैकड़ों लोगों में उसका शुमार किया जा सकता है, और इसका सबूत है। हमारे साथ मौजूद हैं केसी त्यागी जी, जनरल सेक्रेटरी हैं जनता दल यूनाइटेड के, और गाजियाबाद के एक छोटे से गांव के किसान परिवार से आकर ये संसद तक पहुंचे और आज देश की राजनीति में बड़ा नाम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है केसी त्यागी जी, खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल नहीं, बल्कि पहला जनता के मन में एक सवाल जो होता है कि आप यहां तक बड़ी राजनीति तक पहुंचे हैं, लेकिन बहुत छोटी से उससे पहुंचे। थोड़ा सा सफर को शेयर कैसे करेंगे, कैसा रहा आपका राजनीतिक सफर? नहीं, जो सामान्य पृष्ठभूमि से या आर्थिक सामाजिक तौर पर जिसे आप साधारण श्रेणी कहते हैं, वहां से राजनीति में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। हमारा रास्ता थोड़ा सुगम हो गया, चूंकि हमें राजनीति में भर्ती होने के साथ साथ ही उस समय के जो सबसे परमानेंट लीडर थे चौधरी चरण सिंह,
उनका सानिध्य मिला और ग्रामीण परिवारों की पृष्ठभूमि के नौजवानों को वो आकर्षित भी करते थे और प्रमोट भी करते थे। मैं 9 अगस्त 1974 को हमारे मित्र हैं जो आजकल गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के सतपाल मलिक जी, उनके साथ लोकदल ज्वाइन किया था। आपातकाल लगा, जयप्रकाश जी का आंदोलन चला, फिर हम लोग जेल चले गए, युवा आंदोलन में सक्रिय हो गए और फिर चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में कार्यरत रहे और बहुत कम उम्र में 1984 में ही हमें लोकसभा का टिकट मिल गया। फिर 89 में वीपी सिंह जी के नेतृत्व में जो जनता दल बना उसमें संसद में पहुंच गए। लेकिन ये भी 10-15 साल स्ट्रीट फाइटिंग डेज थे। वो जमाने ऐसे थे जब सरकार के विरुद्ध कई तरह के आंदोलन चलते थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि आदि सवालों पर। तो मुझे जेपी के नेतृत्व में भी काम करने का मौका मिला, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में भी, और बाद के दिनों में देवीलाल जी और वीपी सिंह जी के नेतृत्व में भी काम करने का मौका मिला। फिर मेरे ही आंदोलन के जो साथी थे, माननीय मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, ये भी विभिन्न पार्टियों के सरफेस के बड़े नेता हो गए। और श्री नीतीश कुमार जी की मदद की वजह से मुझे बिहार से भी राज्यसभा में आने का मौका मिला। तो दोनों सदनों का मैं सदस्य रह चुका हूं और मैं जो मेरे संघर्ष के दिन थे ना तो मैं उनको भूलता हूं और उसकी अभिव्यक्ति संसद में भी लगातार करता रहा, ये भी सही है। ये आप अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भूलते, उसका एक सबूत ये है कि आप हर हफ्ते अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं, अपने घर, पुराने घर जरूर आते हैं, चाहे आप कहीं, ये इसका एक सबूत है। लेकिन पिछली राजनीति में और मौजूदा राजनीति में आपको क्या फर्क लगता है बहुत शॉर्ट में, कि मतलब आप पिछली राजनीति के आप वो कर्णधार रहे हैं जिसमें आपने फाइट किया, आज की राजनीति को आप देख रहे हैं? लेकिन नहीं, ये राजनीति कम, ये व्यवसाय और कॉमर्स ज्यादा है। हम जब भर्ती हुए थे तो कुछ वैचारिक सवाल भी हम लोगों के थे कि समाजवादी आंदोलन में धर्मनिरपेक्षता, समाज के बीच में सौहार्द कायम करना और गरीब और अमीर के बीच की जो संघर्ष है उसको तेज करना, आदि आदि ये सवाल थे। और कोई गरीब से गरीब परिवार का, निम्न सामाजिक जन आधार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में किसी बड़े पद पे तब आसानी से संघर्ष करके पहुंच सकता था। अब तो टिकट बिकते हैं, अब तो टिकटों की बोली लगती है। हमें तो चौधरी चरण सिंह जी ने जब 84 में टिकट दिया था तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी दिए थे, जो अब नामुमकिन है। तो ये जो फर्क आया कि आपके देखते देखते आया, आज टिकट बिक रहे हैं, आप वो एक सबूत हैं लोकतंत्र का, भारत का, कि एक आम परिवार का आदमी इतनी बड़ी जगह पहुंच सकता है। लेकिन आज जिस परिवारवाद के खिलाफ आपने राजनीति शुरू करी थी उसमें बहुत सारे नाम हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, मुलायम सिंह जी हैं, बहुत लोग हैं, वो सब उस परिवारवाद में हैं। देवीलाल जी के साथ आपने काम किया, उनके यहाँ चौटाला सीरीज चली हुई है, मुलायम सिंह जी के यहाँ एंड सन्स एंड ब्रदर्स की सीरीज चली हुई है, चौधरी चरण सिंह जी के यहाँ। तो क्या आपको लगता है ये बदलाव के जिम्मेदार आपकी पीढ़ी है या वर्तमान पीढ़ी है? नहीं, ये एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी हो गया। जवाहरलाल के परिवार ने जो राजनीतिक आभा मंडल तैयार किया, जिसमें इंदिरा जी आई, जिसमें संजय गांधी आए, राजीव गांधी आए, राहुल गांधी आए और सोनिया गांधी जी आई, प्रियंका जी लगभग तैयार हैं, तो वो एक बन गया कि, और उसको धीरे धीरे जो राज्यों के छत्रप थे उन्होंने भी स्वीकार करना शुरू कर दिया, चाहे वो चौधरी देवीलाल जी हों, चाहे वो मुलायम सिंह जी हों, चाहे वो लालू प्रसाद जी हों। और अब तो सब पार्टियों का ये आवश्यक अंग हो गया है, छोड़ के कि नीतीश कुमार जरूर एक्सेप्शन हैं, जिनके परिवार का कोई सदस्य किसी बड़े पद पर नहीं है। दूसरा नरेंद्र मोदी जी हैं, बाकी तो ढूंढने से बिरले लोग मिलेंगे। सर, जो आप बदलाव की राजनीति के तहत आए थे, जब आपने संघर्ष किया तो कुछ संघर्ष सोच के किया होगा। मेरे ख्याल में आपने जैसे कहा कि आज तो कमर्शियल हो गया है, आप कमर्शियल करने नहीं आए थे, आप फाइट करने आए, आप जेल भी गए हैं, शुरुआती दौर में ही जेल चले गए। नहीं, हमारे सपने भी थे, हम सपने भी देखते थे कि किसान की जो गुर्बत है कैसे कम हो सकती है, किसान मजदूरों की व्यापक हिस्सेदारी राजकाज में कैसे हो सकती है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर है, उसकी महत्ता कैसे हो सकती है, संपत्ति का कुछ लोगों के हाथ में अर्जन हो वो कैसे कम हो सकता है, राजनीति में जो संघर्षशील लोग हैं वो कैसे बड़े पदों पर हों, ये कैसे हो सकता है, ये सब मुद्दे थे। और देश के नहीं, विदेश के भी थे। हमारे जमाने में
फिलिस्तीन का आंदोलन चलता था, हम उसके समर्थक थे। वियतनाम वॉर थी, हम अमेरिका के वियतनाम में दखल के खिलाफ थे। उन मुद्दों पर भी हम समर्थन करते थे, संघर्ष करते थे। अब दोनों सदनों में रहे हैं, दोनों अगर देश की दिशा और दशा तय होने की दोनों जगह हैं, कोई ऐसा अचीवमेंट जो आपको लगता है कि मैं यहां पहुंचा और मैंने किया, उसको लेकर आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं संतुष्ट इसलिए हूं कि जो हमारी जड़ थी, उन जड़ों के सवाल को संसद में उठाने का मुझे मौका मिला। और मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त है कि रामदेव जैसे पाखंडी व्यक्ति, जिसने पतंजलि ग्रुप से एक बार चला दिया कि मेरी दवाई से बेटा ही पैदा होगा, उनकी मैंने पार्लियामेंट में खिंचाई की, उनके खिलाफ मैंने आयोग बैठवाया जिसमें उन्होंने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के प्रधानमंत्री के सपने को ही चकनाचूर कर दिया था और पुत्र जीवक बीज बेच रहे थे। तो मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त है कि उसमें उस ढोंग को एक्सपोज करने में भी मैं कामयाब रहा। एक किसान का बेटा मोटा से सपना देख के दिल्ली तक पहुंचा, दोनों सदनों में पहुंचा। कोई सपना ऐसा लगता है जो आपको लगता था मैं पूरा करूंगा, नहीं कर पाए? नहीं, एक सपना तो ऐसा पालना चाहिए जो पूरा ना हो और उसको पूरा करने की चाह में उम्र गुजर जाए। शेयर नहीं करेंगे। लेकिन एक सवाल, आप आम जनता के नुमाइंदे बन के वहां पहुंचे, आम जनता के साथ धोखा हुआ, उस धोखे में अप्रत्यक्ष रूप से आप भी शामिल रहे। कैसे? नेहरू परिवार के खिलाफ आपने एक बिगुल बजाया, लेकिन उसी परिवार परिपाटी में मुलायम सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी का परिवार, शरद पवार का परिवार, श्री चल जाती है। जो नेता आता श्री चल जाती है, नए नेता आ रहे हैं, ओवैसी वहां भी भाई, एक नई पार्टी आई, खत्म भी हो गई, पीस पार्टी, वहां भी बेटे को उन्होंने बनाया। इस परंपरा के खिलाफ आपकी आवाज कभी नहीं उठती दिखी? देखिए, चौधरी साहब के नेतृत्व में थे, वहां उस समय परिवारवाद नहीं था। उनकी मृत्यु के बाद एक बड़े कद के नेतृत्व का देश में अभाव हो गया और आगे के दल और नेता फिर हमारी मर्जी के नहीं, हमारी मजबूरी के थे। चौधरी चरण सिंह के साथ रहकर के जो उनके सानिध्य का सुख हमें मिला, वो बाद में फिर कभी नहीं मिला। आप समाजवादी आंदोलन के सहभागी भी रहे, आंदोलन में जेल भी गए, समाजवादी पार्टी में भी रहे। उसके बाद वहां पर एक नाम आया जो उद्योगपतियों का कॉरपोरेट सेंटर बनता था, मैं नाम भी खुल के लेता हूं, अमर सिंह जी। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पार्टी आपने छोड़ी, लेकिन फिर वही कॉरपोरेट कल्चर बढ़ता चला गया। आपकी फाइट बढ़ गई या आप कहीं कमजोर हुए? नहीं, अब तो हम एक पराजित योद्धा हैं। अब तो सारी पार्टियां कॉरपोरेट सेक्टर के हिसाब से ही संचालित हो रही हैं। पैसे का इतना फ्लो हो गया पॉलिटिक्स में कि अब कोई गरीब आदमी या किसान मजदूरों का कोई अच्छा प्रतिनिधि बगैर कॉम्प्रोमाइज किए एमएलए एमपी नहीं बन सकता है। मैं कई नेता और पार्टियों को जानता हूं, उनका जिक्र करना ठीक नहीं है, जहां 15-15, 20-20 करोड़ तक के टिकट बिकते हैं, तो कैसे कोई सामान्य पृष्ठभूमि का आदमी एमएलए एमपी बन सकता है? एक आम किसान का बेटा आपको देखकर अगर ये सोचे तो उसके लिए उम्मीद की कौन सी बात है? क्या मैसेज आप उम्मीद का देना चाहेंगे? आपने कहा पराजित योद्धा, संघर्ष तो करना आज का पराजित योद्धा जो शब्द है, इसमें बड़ी आग छुपी है। तो कहीं उम्मीद कैसे बताएंगे आप? इसमें बेबसी भी है, लाचारी भी है, लेकिन उसको एक्सपोज करने की क्षमता और इच्छा भी है। मैं पराजित नहीं होना चाहता। योद्धा के रूप में मुझे अपनी भूमिका स्वीकार है, वॉरियर हूं मैं, लड़ता रहूंगा, लेकिन इस सिस्टम ने हमारे जैसे लोगों को पराजित इसलिए कर दिया कि परिवारवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, पैसावाद, तो इन सब चीजों के खिलाफ हम लड़कर के यहां आए थे। अब जब ये सब चीज हावी हो गई हैं तो हम अपने आप को पराजित महसूस करते हैं। हम इनसे हारे नहीं हैं, हम खुद ही पराजय स्वीकार कर लिए। मेरा वो सवाल अभी रह गया, किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा कैसे उम्मीद करे? उसको आप क्या उम्मीद देना चाहते? कोई उनकी मर्जी की अब कोई पार्टी नहीं बची। अब कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसमें गरीब किसान मजदूरों के बच्चे ट्रेनिंग लेकर के संघर्ष करके बड़े पद पर पहुंच जाए। उसके लिए पैसा बहुत आवश्यक होगा। एक्सेप्शंस होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी नहीं होगा, एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन बहुतायत नहीं होगी। खास मुलाकात में एक छोटा सा वक्त लेते हैं ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक।
खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे योद्धा जिन्हें देखकर आम आदमी युद्ध लड़ने की, राजनीतिक युद्ध लड़ने की क्षमता रखता है और हौसला कर सकता है। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि मैं पराजित योद्धा हूं। उस में कितनी आग है, इसको हम शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं केसी त्यागी जी। केसी त्यागी जी, पराजित योद्धा जो है वो बहुत लोगों का आदर्श है। वो जो आपको आदर्श मानते हैं उनको आप क्या देना चाहते हैं? मैं दोबारा इस सवाल को रिपीट कर रहा हूं। नहीं, मैं इतना जरूर स्वीकार करता हूं, मैं सिस्टम से पराजित नहीं हुआ, मुझे किसी ने हराया नहीं है। लेकिन जो नियति है इन सारी चीजों की वो ये हो गई कि जो पैसे वाले हैं, बलशाली हैं, अच्छे परिवार में पैदा हुए, अच्छे माने जिनको डायनेस्टी मिल गई है, उन लोगों का अब इस समय बोलबाला है। पहले हम संकोच करते थे किसी पूंजीपति के साथ सार्वजनिक तौर पर प्लेटफॉर्म शेयर करते हुए, अब वो नेताओं के बेडरूम में बैठे हुए हैं। हमारे समय संभव नहीं था ये। सारे मंत्रियों के यहाँ वो सम्मान पा रहे हैं। जो मुख्यमंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की जो परामर्शदात्री कमेटी हैं उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। तो अब इसको लोग बुरा नहीं मानते। एक बार आपसे मैं बात कर रहा था, आपने गांधी जी का जिक्र करा था। उन्होंने कहा था कि आजादी की लड़ाई में उनको एक चिट्ठी मिली लेकिन उन्होंने उनसे शेयर नहीं करा। बड़े उद्योगपति थे वो। आप थोड़ा सा शॉर्ट में शेयर कर दें, वो आपसे ही सुना था मैंने। देखिए, गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे थे वो आजादी की लड़ाई थी। उसमें जो पूंजीपति थे उनको भी आजादी चाहिए थी ब्रिटिश शासनकाल से। इसलिए बिरला जी और बजाज साहब और भी एक दो नाम है, इनका ऐसा था कि इनके तो जो ब्लैंक चेक है वो गांधी जी के पास रहते थे। लेकिन गांधी जी के बारे में यह भी था कि वो एक नए पैसे का, एक दमड़ी का भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। उनको पैसे देने वाले को कमी नहीं थी। तो गांधी जी का देश आज लग रहा है उस राजनीति पे चल रहा है। नहीं, गांधी जी का ये कह करके भी मैं अपमान नहीं करना चाहता। उनके सपने तो 47 के बाद ही, मरने से पहले ही चकनाचूर हो गए थे। जिस सादगी की, जिस सच्चाई की, जिस वैल्यू बेस्ड सिस्टम की वो कल्पना और इच्छा करते थे, उनके समय रहते ही समाप्त हो गई थी। सर, अब एक नई राजनीति आई है, गठबंधन की राजनीति। कहीं यूपी है, कहीं एनडीए है, कहीं गठबंधन है, कहीं महागठबंधन है। लेकिन शुरुआत वो आपसे हुई थी। जीपी आंदोलन के बाद हमें याद है 89 में आपने एक तीसरा मोर्चा, थर्ड फ्रंट करके बनाया था। वीपी सिंह जी उसके अगुवाई कर रहे थे और आप जीत के संसद में पहुंचे थे। उस गठबंधन वाली राजनीति की शुरुआत में और आज में कितना फर्क हो गया? मैं गठबंधन की राजनीति का समर्थक हूं। एक पार्टी का राज निरंकुश होता है, मनमाना होता है और उसमें तानाशाही प्रवृत्ति का भी समावेश होता है। गठबंधन की राजनीति का जो नेता है वो सहिष्णु होता है, व्यापक होता है और सबको साथ लेकर चलने वाला होता है। वीपी सिंह की सरकार को कम्युनिस्ट भी समर्थन दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन दे रही थी। तो अद्भुत समन्वय था। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अनूठा काम किया। ममता बनर्जी से लेकर के, फारूक अब्दुल्ला से लेकर के, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के, चंद्रबाबू नायडू से लेकर के, कौन था जो अटल जी के साथ नहीं था? कांग्रेस पार्टी भी अब बगैर संयुक्त मोर्चे के या महागठबंधन के उसका गुजारा नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि वो आज भी 1952, 57 और 62 की कांग्रेस पार्टी के नजरिए से सोचती है अपने आप को। 424 की पार्टी 42 की हो गई। मुख्य विरोधी दल नहीं रहा और मानने को तैयार नहीं है। इन 3 राज्यों की जो तथाकथित सफलता हुई है उसके बाद सोच रहे हैं कि समूचा देश जीत लिया। इसलिए अब धीरे धीरे सपा बसपा अलग हो गए। टीएमसी ने मना कर दिया, वह केसीआर ने मना कर दिया, वाईएसआर ने मना कर दिया, बीजेडी ने मना कर दिया। तो इनके नेतृत्व वाले गठबंधन में भी काम करना बड़ा मुश्किल है। सर, 2019 सिर पर है, आपकी क्या तैयारी और आपको क्या लगता है 2019 में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे या शमशान और कब्रिस्तान ही हावी रहेगा? देखिए, मैं ये मानता हूं कि उस समय हम एनडीए में भी नहीं थे और नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध थे। लेकिन विकास का, स्वाभिमान भारत का जो उनका नारा था उसने देश की तरुणाई को ऊंचे पैमाने पर प्रभावित किया था। मैं नहीं मानता कि वो हिंदू नेता के नाते चुनाव जीतते, वो विकास पुरुष के नाते चुनाव जीतते। अब उस मैंडेट को कुछ लोग झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें कोई कब्रिस्तान ढूंढता है, कोई गाय ढूंढता है, कोई मूत्र ढूंढता है, कोई गोबर ढूंढता है। इन सब चीजों का नहीं। ऐसे ही बिहार में नीतीश कुमार जी का था। हम लोगों ने 2009 के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बलशाली लालू को हरा करके
40 में से 32 सीट जीती थी। हमने कोई नारा नहीं दिया छोड़ करके गौरवशाली बिहार और विकास। इसलिए जो विकास से अलग, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी राजनीति हो, वो उससे जो भटकाव करना चाहते हैं वो एनडीए के समर्थक में नहीं है और हमारे पार्टियों के समर्थक में नहीं। सर, आपने बिहार में का जिक्र किया, बिहार में आपने लालू जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, प्री पोल अलायंस किया, बाद में वो तलाक हो गया, फिर आप एनडीए में चले गए एक तरह से। तो ये गठबंधन का कोई धर्म होगा, कोई एक तरह से जैसे एक होता ना, कोई लाइन होनी चाहिए, कोई तय होना चाहिए? देखिए, इनके स्वरूप जो हैं गठबंधन के अदलते बदलते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी से ममता बनर्जी अलग हुई, शरद पवार अलग हुए, चंद्रबाबू नायडू अलग हुए, केसीआर अलग हुए, वाईएसआर अलग हुए, और अब वो दोबारा कांग्रेस पार्टी में जाने को तैयार नहीं है, ना उससे तालमेल को तैयार है। तो एक ही संस्कृति थी। लालू जी के परिवार के साथ लंबे समय तक काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह का उनके भ्रष्ट आचरण है, दिन में 4 बार उनके कामों के लिए गलत फोन करो, नीतीश कुमार के स्वभाव के विरुद्ध था। कोई और कारण नहीं है, मैं पहली बार आपसे शेयर कर रहा हूं। उनके बच्चों की जो आर्थिक महत्वाकांक्षाएं थी उसको नीतीश कुमार पूरा नहीं कर सकते थे। यही एक बड़ा कारण था कि हमने वो गठबंधन तोड़ा। सर, 89 से आपने शुरू किया, हालांकि जेपी आंदोलन के आप सब उसी क्लास के पढ़े हुए, उसी कहते हैं मदरसे के पढ़े हुए लोग हैं, वही लोग आजकल ज्यादातर जगहों पे दिख रहे हैं, लेकिन सबका आपसी वैचारिक मतभेद बहुत पीक पर है। उस टाइम आपके विचार सबके एक थे, आज इतने क्यों दूर हो गए? नहीं, बुनियादी सवालों पर कमोबेश हम अब भी सब एक हैं। धर्मनिरपेक्षता, हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए के कई कार्यक्रमों से हमारी असहमति है। आर्टिकल 370 है, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो ऐसा नहीं है कि 3 तलाक है। हम गठबंधन में रह करके भी कभी हमने इन सवालों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये मुलायम सिंह के सवाल भी हैं, ये लालू के भी हैं, ये चौटाला के भी हैं, रामविलास पासवान के भी हैं, और जाहिर है नीतीश कुमार के भी हैं। तो उन बुनियादी सवालों पे समाजवादी इतनी आसानी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सर, 14 दिन से पार्लियामेंट, 14-15 दिन हो गए, ट्रिपल तलाक पे आता है, अटक जाता है। 24-25 लाख महिलाएं हैं, जिसमें ज्यादा तादाद जो है गैर मुस्लिम है, 20-22 लाख के करीब गैर मुस्लिम है, 4-5 लाख के करीब अगर मुस्लिम है। लेकिन पार्लियामेंट में एक ही मुद्दा आता है, और वो लोकसभा में पिछली बार भी पास हुआ, राज्यसभा में फिर आके वो कमेटी को दे दिया गया। अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, फिर दोबारा से उसे पेश कर दिया गया। उस पर आपका रुख, हालांकि आपने विरोध उसका किया, आपने उसको शायद। देखिए, हम सुधारों के समर्थक हैं। हिंदू महिलाएं हों या मुस्लिम महिलाएं हों, उनको बराबर के और पुरुष जैसे अधिकार मिलने चाहिए। समाजवादी आंदोलन ये चाहता है, लेकिन ये एक नाजुक मुद्दा है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को एंगेज करना चाहिए और सर्वानुमति बनाने का प्रयास करना चाहिए। हम 3 तलाक के खिलाफ नहीं, हम फिर कहना चाहते हैं। सर, राफेल जो है, खोज एक ऐसी हुई है जिसने सामरिक क्षेत्र में जो किया हो वो तो बाद की बात है, अभी वो आया नहीं है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उसकी मार बहुत बढ़ गई है। पार्लियामेंट, सड़क और बेडरूम तक घुस गया वो। क्या लगता है 2019 में ये मुद्दा रहेगा? ये देखिए, हम वीपी सिंह जी के नेतृत्व में बोफोर्स तोप सौदे को लेकर के भी ऐसी सवाल उठाते थे। आज दुनिया की सबसे बढ़िया तोपों में से एक तोप बोफोर्स है। राजीव गांधी को हमने पराजित किया, वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। रक्षा सौदे में कोई आदमी अभी पर गिरफ्तार यहां पे हिंदुस्तान में हुआ नहीं। राफेल भी बोफोर्स की तरह से ही नाकामयाब साबित होगा। ना प्रधानमंत्री को, ना रक्षा मंत्री को इसमें आप गलत साबित कर पाएंगे। और ये चुनावी मुद्दा कांग्रेस पार्टी बना पाएगी उसमें भी शक है, क्योंकि उसके लिए वीपी सिंह जैसी क्रेडिबिलिटी का आदमी होना चाहिए, जिसने सारे राजनीतिक दलों को एक किया था। उसके लिए जेपी जैसा एक नेता होना चाहिए, जिसके नेतृत्व में सब इकट्ठे हो गए थे। ना तो सब इकट्ठे हो रहे हैं, ना आज कोई जेपी और वीपी है। सर, एक सवाल, जैसे घोटालों का जिक्र होता है, वो चुनावी मुद्दे बन के रह जाता है। 2G, 3G, लाख करोड़, हजारों करोड़ के घोटाले, अगर देखें जीरो बहुत बढ़ जाती है। आम आदमी को उम्मीद होती है, चाहे वो हर्षद मेहता कांड हो, चाहे कुछ हो, बाद में फुस हो जाते हैं। ये जनता की आवाज उठाने का तरीका है या ये भावना उठाने का तरीका है? नहीं, अब असल में दीर्घकालीन राजनीति के बजाय तात्कालिक लाभ के लिए सेंसेशनल मुद्दे उठाने का दौर चला है। पहले
1952 में कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सवाल उठाते थे, तब जाके 20 साल बाद कोई एमएलए एमपी बनता था। अब 2 महीने में एमएलए एमपी और मिनिस्टर बन जाते हैं लोग बाग। तो ये फौरी राजनीति है, ये दीर्घकालीन राजनीति नहीं। सर मेरे 2 सवाल हैं। सेकंड लास्ट सवाल मेरा ये है कि आप गाजियाबाद से 3 बार, एक बार सांसद बने, 3 बार चुनाव हारे। गाजियाबाद की जनता ने देखा कम्युनलिज्म के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ अगर कोई आवाज उठती थी वो केसी त्यागी होती थी। आज वो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के साथ हैं। जिस सांसद से आप 3 बार हारे, जनता ने जिसके खिलाफ आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, आज आप उनके साथ हैं। ये आपकी पराजित योद्धा की हार है या जनता की हार? नहीं, हम उनके साथ नहीं है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे उनकी पार्टी की और हमारी सहमति है सरकार चलाने के लिए। और हमने जिस दिन राजनीति ज्वाइन की थी और आज तक उन सवालों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अभी मैंने सारे मुद्दे आपको गिनाए। मैं रोज उन सवालों पे पार्टी की तरफ से बोलता हूं, आपके चैनलों पे बोलता हूं। तो ना तो उस मामले में, विचार के मामले में पराजित योद्धा नहीं हूं। लास्ट सवाल मेरा, एक आम किसान का बेटा मोटा गांव से चल के दिल्ली पहुंचा। आम किसान, आम आदमी, आम नागरिक आपसे बहुत उम्मीद करता है, दरियां उठाता है, नारे लगाता है, लेकिन आपकी राजनीति तय करने के लिए अचानक से पीके आ जाता है। कार्यकर्ता पीछे रह जाता है। ये सिस्टम है। वही पीके कभी कांग्रेस को जिताते हैं, कभी बीजेपी को जिताते हैं, कभी आपकी रणनीति बनाते हैं। आम कार्यकर्ता का अपमान क्यों किया जा रहा है? देखिए, पीके कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। पीके राजनीति में जो तकनीशियन तरीके से एंट्री हुई है, सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाने की, उनके एक्सपर्ट हैं। वो दक्ष हैं कि नरेंद्र मोदी ने उनकी क्षमता को महसूस किया। वो दक्ष हैं कि नीतीश कुमार जी ने उनकी क्षमता को महसूस किया। वो दक्ष हैं कि राहुल गांधी और वाईएसआर ने उनकी क्षमता को किया। और वो कोई हमारे सर पे नहीं बैठे हैं, हमारे साथ बैठे। कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं की जरूरत है। और बिहार की जो जेडीयू है चाहे आरजेडी भी हो, दोनों कार्यकर्ता प्रधान पार्टी हैं। बिहार का सिस्टम यूपी से अलग है। वहां उनको कर्पूरी ठाकुर जैसा नेता मिला था। सर, आम वोटर का कहीं कुछ है एजेंडा आम वोटर के लिए? देखिए, आम वोटर के बारे में जो लोग ये सोचते हों कि वो अनपढ़ है, ग्रामीण है, कम ज्ञान वाला है, कम पढ़ा लिखा है, वो गलतफहमी। वो ऐसा मतदाता होते हुए भी वो बहुत सलीके के साथ वोट करता है। यानी एक दिन में अपना फैसला सुनाता है। ये हमारे साथ थे केसी त्यागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया केसी त्यागी जी, आपने हमें समय दिया और कुछ तीखे सवालों पे भी हमसे बात की। आपका खास मुलाकात में हमारे समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे केसी त्यागी जी। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।